हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आपके साथ फिर से मैं एक सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ जहाँ हमें कुछ सीखने को मिले, जहाँ हमें पता चले कि आखिर टॉपर्स क्या कर रहे हैं, जिनका पेपर क्वालिफाई हो जा रहा है वो क्या कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं क्या। आइए सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ अंगारकी हैं। शी हैड सिक्योर्ड वेरी नाइस, शी हैड क्लियर्ड जीआरएफ एंड शी हैड सिक्योर्ड अ रैंक ऑफ 128 रैंक उन्होंने सिक्योर किया है जीआरएफ में। एंड सब कुछ जानेंगे कि इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी, इन्होंने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए, ताकि अब जो एस्पायरेंट्स है, क्योंकि कभी तो ये भी एस्पायरेंट्स थे पर इनका काम तो खत्म, इन्होंने वो वाली जर्नी तो पार कर ली है, एक हर्डल क्रॉस कर लिया है, और अब जो हमारे एस्पायरेंट्स है वो इनकी स्टोरी से क्या क्या सीख सकते हैं, जो भी इनके अप्स एंड डाउन्स रहे थे इनकी जर्नी से, वहां से क्या क्या आप सीख सकते हैं। अगर आप इनकी स्टोरी से रेजोनेट करेंगे तो आपको और भी ज्यादा कनेक्ट फील करेंगे और आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंगारकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जीआरएफ बहुत ही अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया है। पहले तो ये बताइए कि कैसा फील कर रहे हैं आप, अभी कैसा लग रहा है, एग्जाम से पहले कैसा लगता था और अब कैसा लग रहा है, ये जो फीलिंग में चेंज होता है ये कैसा होता है? सर फर्स्टली थँक यू सो मच। आणि फर्स्टली एग्जाम के पहले जो स्ट्रेस होता है ना, बहुत डेंजर होता है, और क्वालिफाई होने के बाद एकदम रिलैक्स फील होता है। हाँ, फाइनली हम जेआरएफ क्वालिफाई हो गए, अब कोई टेंशन नहीं। आप बहुत सारे डोर्स ओपन हो गए, साइंटिस्ट के डोर्स ओपन होते, असिस्टेंट प्रोफेसर। जब तक जेआरएफ नहीं होता ना, कुछ नहीं होता सर। जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं यहाँ, आईआईटी Yes. के, एसआरटी पुणे के, बहुत सारे फेक। और मैं 3.5 से भी ज्यादा से दिन से ट्राई करी, क्योंकि मुझे जेआरएफ चाहिए था। तो जैसा कि अंगारकी ने बताया कि एक मेजर हर्डल क्रॉस हो गया है और अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, तो शी कैन बी लिटिल बिट रिलैक्स्ड कि अब यहाँ से, अच्छा यहाँ से हसल तो थोड़ी अलग होगी पर एक मेजर जो हर्डल था वो क्रॉस हो चुका है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यू। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं ताकि स्टूडेंट्स थोड़ा और आपको समझ सके, आपकी स्टोरी से थोड़ा और कनेक्ट कर पाएंगे वो। सर एमएससी 2017 में, एंड उसके बाद मैंने बीएड किया। लेकिन मेरी यहाँ पे बिग मिस्टेक ये थी कि मैंने एमएससी से स्टार्ट नहीं किया नेट का प्रिपरेशन। अगर मैं एमएससी से स्टार्ट करती तो इतने दिन नहीं लगते मुझे नेट के जेआरएफ होने के लिए। मुझे 3.5 ईयर्स और 4 ईयर्स तो लगा नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए। उसके बाद मैंने बीएड किया, फिर मुझे पता चला कि नेट जेआरएफ कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया बेसिक से। तो कोई ऐसा सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा था कि अच्छा नेट की तैयारी अब स्टार्ट करनी है, या कि थोड़ा सा ऐसे ही सडन डिसाइड किया? कैसे पता लगा इसके बारे में, थोड़ा डिटेल में बताएं। डिटेल तो मैंने सब जब इतना ऑनेस्टली स्पीकिंग में एमएससी में इतना नेट के लिए इतना एकदम सीरियस नहीं थी। ओके। मुझे लगा बीएड क्लासेस लेंगे। जब मैंने जब कोरोना में जब ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुए, जब आईएफएस ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हुए, वहाँ इम्पोर्टेंस बताए कि नेट जेआरएफ के बाद आपको कितने अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद मैंने सीरियस लिया, फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। वहां से 2019 से स्टार्ट किया था मैंने प्रिपरेशन। अच्छा, एकदम जो स्टार्टिंग फेज होता है उसमें आपने स्टार्ट कैसे किया? मतलब वो पहला स्टेप, अगर कोई बच्चा आपको देख रहा है, वो जानना चाहता है कि पहला स्टेप क्या होता है प्रिपरेशन के लिए, तो वो आपने क्या लिया? सर मैंने एक अदर प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन बैच लिया था मैंने, अदर प्लेटफॉर्म से। वहां से बेसिक से स्टार्ट किया था मैंने। बुक्स तो डायरेक्ट मैंने बुक्स लिए थे, ऑनेस्टली क्लेडन लिया था, कैरोथर लिया था, एल कपूर लिया था। जब वो स्टार्ट किया पढ़ने के लिए तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी क्या लिख रहे हो, कुछ भी नहीं। जब मैंने ऑनलाइन क्लास किया वहां से, तो वहां से स्टार्ट हुआ, वहां से बेसिक स्टार्ट हुआ। देन एक न्यू, फिर जब वहां से बेसिक क्लियर हुआ तो जब क्वेश्चन में, जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आते थे तो आई ब्लैंक पड़ते, यार क्वेश्चन अप्रोच कैसे करने, अप्रोच नहीं करना आता था मुझे। तब जब मैंने आईएफएस क्लास के, जब वो छोटे छोटे पॉइंट बताते आपने सबने, वहाँ एक क्वेश्चन वहां से आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, तो वो तो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। हाँ, ऐसा भी आ सकता है, तो वो बहुत एकदम वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। ओके, मतलब आपने स्टार्ट करने के लिए तो रेफरेंस बुक का सहारा लिया, पर स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था,
फिर आपने थोड़े बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने का डिसाइड किया। बिल्कुल सही, मतलब यही प्रोसीजर भी होता है कि पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें। अच्छा, आपने तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज किया? फिजिकल हो गई, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्या आपकी भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ दुश्मनी थी जैसे बहुत सारे बच्चों की होती है? क्या आप भी वैसे थे या आपने तीनों को इक्वल वेटेज दिया? कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था इसे? तीनों को तो मैंने इक्वल वेटेज दिया। इनऑर्गेनिक तो सबको इजी था, ऑर्गेनिक तो ठीक है। मेरा स्पेशलाइजेशन फिजिकल केमिस्ट्री था एमएससी में, तो फिजिकल में इतना प्रॉब्लम नहीं आया। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आया था मुझे? फिजिकल में न्यूमेरिकल्स जो होते यूनिट कन्वर्जन, वहां से प्रॉब्लम आती, वहां तो मेरे 0 मार्क्स आते। मैंने आईएफएस की जो ऑनलाइन क्लास बैंकर करते उनकी क्लास देख के मैंने सब डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, पढ़ते वक्त जो आपके पास डाउट्स वगैरह आते थे, जैसे मान लो आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था वो आप बता रहे हो फिजिकल है, मान लो जो आपका वीक सब्जेक्ट था जैसे ऑर्गेनिक हो गया, इसमें आप टच पे नहीं थे, तो आप इसको कैसे मैनेज करते थे? बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जो अपना उनका वीक सब्जेक्ट होता है वो उसको छोड़ देते हैं, पर आपने कैसे उस चीज को मैनेज किया? कैसे वहां से वहां की परेशानियों को कैसे डील किया आपने, ये बताएं बच्चों को। सर ऑर्गेनिक तो मेरा बहुत वीक था, तो ऑर्गेनिक से मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। कार्बन क्या है, कार्बन की वैलेंसी क्या है, वहां से स्टार्ट किया। वहां से मैंने ऑनलाइन क्लास देखी, पहले 11th 12th की क्लास देखे, फिर मैंने क्लेडन बुक लिया। पहले क्लेडन चैप्टर का जो सपोज एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन था, पहला चैप्टर सपोज ऐसा था, तो पहले मैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को यूट्यूब पर सर्च कर दी थी, वहां से वीडियो देखी थी, फिर क्लेडन पढ़ती थी, तो वहां से कुछ समझ एकदम परफेक्ट हुई, वहां से स्टार्ट किया था। ओके, तो अच्छा, इसके अलावा आपके क्या क्या सोर्सेज थे? क्या आप क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करते थे, और प्रीवियस ईयर को आप कितना इंक्लूड करते थे अपने प्रिपरेशन में? इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। सर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी सॉल्व किए थे, और मेन था टेस्ट सीरीज ली थी मैंने आईएफएस की। वहाँ से टाइम टेस्ट सीरीज टाइम हुआ, टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब वहाँ से एकदम एक आइडिया आई थी कि टाइम मैनेजमेंट कैसा था, कहाँ पर मैं गलती कर रही थी। वहाँ से टेस्ट सीरीज के बाद सब सोल्यूशन आते थे, हाँ सोल्यूशन अगर ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, हाँ गलती कहाँ से, सब टेस्ट सोल्यूशन में पता चलता, तो वहाँ से एक माइंड सेट तैयार हो गया था, हाँ मेरी यहाँ पे गलती हुई थी, होता था। अच्छा, क्या आपके इस जर्नी में YouTube भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर टाइम नहीं मैनेज हो रहा, क्या उसमें मुझे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और कंटेंट आजकल YouTube पे बहुत ज्यादा है, तो आप इन चीजों पे कितना निर्भर रहते थे? सर मैंने आईएफएस के सारे यूट्यूब देखे, वीडियो हमारे चैनल पे, वहाँ सब देखे थे मैंने और क्रैश कर दिया था। इतना ही करके मेरा आईएफएस में इतना सीएसआर नेट में इतना अच्छा रैंक है। बुक तो रिफर किए थे क्लेडन आणि कॅरेथर, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए केएल कपूर आणि एंड इनऑर्गेनिकली हुई था, बस इतना ही। ज्यादा बुक्स रेफर नहीं की थी, जितना बुक्स रेफर कर उतना कंफ्यूजन होता था। तो मैंने आईएफएस के नोट, आईएफएस की यूट्यूब वीडियो और टेस्ट सीरीज एंड फिजिकल के 2-3 बुक्स केमिस्ट्री की। इसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं, अपने आप को कंस्ट्रेंट रखा और जो कर रहे थे वही अच्छे से करते गए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट भी आ रहा हुआ कि रैंक पे और मार्क्स पे, तो आप अपनी मार्क्स को शेयर कर सकते हैं, कितने मार्क्स बने थे आपके? मेरे 107.5 थे मार्क्स। पहले अच्छा, तो मैं पहले जो एग्जाम दिए थे वहाँ मैं 60 के ऊपर जाती ही नहीं, 60 के ऊपर। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद, क्रैश करने के बाद एक कॉन्फिडेंट आया था, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अप्रोच कैसे करने का हो गया था। ओके, अच्छा, तो एग्जाम में बैठने से पहले आपके दिमाग में कोई नंबर था कि या कुछ अटेम्प्ट्स फिक्स थे कि आपको इतना करके आना है या इतना बैरियर क्रॉस करना है? क्या वो प्रेशर भी था आपके पास, या आप काफी रिलैक्स मोड में गए थे? क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, सर कितना करके आना है, कितना नहीं होना है, इसके बारे में बताएं थोड़ा। सर प्रेशर तो था, पर मैंने ऐसे नहीं, पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन थे, 100 पे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। मैंने ऐसे नहीं किया था कि 25 क्वेश्चन ही मुझे सॉल्व करने, बस इतना था कि मुझे नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना। अगर मेरे 20 क्वेश्चन ही आए तो ठीक है, पर वो एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, इसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वैसे किया था सर, मैंने 21 सॉल्व किए थे पार्ट 3 में। ओके, आई थिंक सभी सही थे।
तो पार्ट सी में आपने मतलब बहुत लोड नहीं लिया कि मुझे 25 में 25 सही करने, बस आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस रखते थे कि जो भी करूँ वो मैं सही करूँ। मेरे ख्याल से दूसरे बच्चों के यहाँ सीखना चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट ज्यादा करना नहीं है, आप जो कर रहे हैं अगर वो सही कर रहे हैं मेरे ख्याल से तो नेगेटिव से बच जाएंगे और फिर आपका स्कोर भी इम्प्रूव हो जाएगा। वेरी नाइस। अच्छा, जनरल एप्टीट्यूड ने भी कुछ रोल प्ले किया क्या? इसके बारे में आपने कुछ सोचा या बिल्कुल छोड़ दिया या बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए? बच्चे पूछते रहते हैं मेरे से, तो इसके बारे में बताएं। सर जनरल एप्टीट्यूड पे इतना फोकस नहीं किया था मैंने ज्यादा। यूट्यूब के 2-3 वीडियो देखे थे मैंने जो बेसिक थे, वही इतना किया था। आई थिंक मैं एप्टीट्यूड में 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ओके, अच्छा, मतलब 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट। अच्छा, एप्टीट्यूड में कुछ पहले से सोच के गए थे कि इतना करके आना है या जितना हुआ उतना कर देंगे, या कितना टाइम आपने दिया था उस पेपर में एप्टीट्यूड को? इसका कुछ प्रेशर था आपके ऊपर या बस जितना मिला उतना दे दिया? नहीं, ज्यादा टाइम तो पार्ट सी को दिया था मैंने। ओके, क्वेश्चन सॉल्व 4 मार्क्स के थे, तो वहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन था। फिर पार्ट बी में गए, वहाँ दिए 1 दिया था। फिर मैंने पार्ट ए के लिए 15 से 20 मिनट दिए, इससे ज्यादा। ओके, और पेपर अटेम्प्ट करने का फ्लो भी आपका यही था, पहले पार्ट सी, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट ए? हाँ, पार्ट सी किया मैंने। आई थिंक 1.30 समथिंग लगा था टाइम मुझे। ओके, फिर पार्ट बी में गई, वहाँ 1 घंटा था। फिर 15-20 मिनट वहाँ पे पार्ट ए को किया मैंने। ओके, वेरी नाइस। चलिए, उम्मीद करता हूँ बच्चे आपसे ये सीख पा रहे होंगे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। इन चीज़ों पे भी बहुत फोकस रहना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने सबसे पहले आ जाता है और हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, फटाफट से आगे बढ़ें, जो आ रहा है वो करें। और आगे बढ़ते हैं और आपके बारे में थोड़ा जानते हैं। अच्छा, ये जो भी आपकी जर्नी रही है, आप इस जर्नी से जो भी बच्चा, कोई फ्रेशर है जो बिल्कुल अभी सोच रहा है या एमएससी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है काफी, तो आप ये बता सकते हैं कि उसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए? व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप्स, वो कहाँ से बिगिन करे? क्योंकि आपने भी बुक से स्टार्ट किया, बट थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आई थी, तो क्या चीजें हैं जो वो बच्चा प्रिवेंट कर सकता है और वो फुल फ्लेज में प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके? अगर वो फ्रेशर एमएससी में, तो उसे स्टार्ट वहीं से करना चाहिए, नेट के लिए। अगर वो सोचता है कि मैं एमएससी के बाद नेट प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो गलत है, क्योंकि 1 ईयर तो लगता है नेट प्रिपरेशन के लिए। यस, मतलब टाइम टेकिंग पीरियड हो जाता है। आप एमएससी से स्टार्ट करो तो शायद आप एमएससी के बाद लगी क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप एमएससी के बाद सोचते रहोगे तो 1 to 2 ईयर इजी लेता है। मेरा भी वैसा, एमएससी के बाद मैंने बीएड किया, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने। 2 ईयर्स का क्या पाया था इसमें, तो मुझे तो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा था। अगर आप एमएससी वहां से स्टार्ट करें तो आप इजीली हो जाएगा क्वालिफाई 1 साल के अंदर, और इजी क्वालिफाई तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारे आ जाएगी, जल्दी पास हो गए तो। टाइम टेकिंग रहा तो ओके। तो अच्छा, अब जैसे आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आगे की क्या आपके सपने हैं? अब यहाँ से आप किन किन प्लेटफॉर्म्स को देख रहे हो? क्या क्या बच्चा एक्सप्लोर कर सकता है, इसके बारे में बताइए। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? सर फर्स्टली तो मेरी प्राइवेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रही हूँ मैं अभी। जहाँ वैकेंसी वहाँ अप्लाई कर रही हूँ। नागपुर यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ के एप्लीकेशन स्टार्ट हुए, वहाँ से मैंने फॉर्म फिल कर दिया। अब पीएचडी का भी ट्राई कर रही हूँ सर, वहाँ से नहीं हुआ तो पीएचडी के लिए आईआईटी बॉम्बे या आईएसआर पुणे में ट्राई करना चाहिए। ओके, तो आपने कोई अभी इंटरव्यू दिया है या अभी सब कुछ प्रोसेस में है? अभी प्रोसेस में सर, अभी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं आया ना। अच्छा, वो फिर इंटरव्यूज के लिए आप क्या करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे? सर इंटरव्यू के लिए आप बुक्स और मैंने देखे, जब मैंने इंटरव्यू देखे यूट्यूबर के, आईआईटी बॉम्बे के, सबके से इंटरव्यू लेते, तो सर वहां से पता चला कि मेरी फ्रेंड भी आईआईटी बॉम्बे, उसे फोन कर बोला, उसने बताया था कि बेसिक क्वेश्चन पूछते, ज्यादा हाई लेवल बेसिक ट्राई कर, बस बेसिक क्वेश्चन से ट्राई कर लो। बेसिक क्वेश्चन रिसर्च कर इस पे करना। यस। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसके आगे, आपने चूंकि इतना बड़ा हर्डल, वो भी बहुत अच्छे रैंक के साथ, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्रॉस किया है, इसके बाद भी आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में।
अच्छा, जाने से पहले आपकी ये जो भी जर्नी रही थी, छोटी सी प्यारी सी, जिसमें आपको अब कॉन्फिडेंस बहुत आ गया होगा, जिसको आप आगे जाके बहुत अच्छे से यूज करेंगे, इसका आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि किन किन चीजों का सबसे ज्यादा रोल रहा आपके सक्सेस में? रोल तो सभी का रहा था, फ्रेंड्स का था, पेरेंट्स का था, आईएफएस का था, क्योंकि आईएफएस एक मेन पिलर था ना मेरे लिए। उसने सर ने कहा था कि न्यू क्वेश्चन अप्रोच करना है तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पड़ेगी। वहां से मैंने ज्वाइन करी, वहां से आइडिया आया यार क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, तो वैसे ही स्टार्ट हो गया। मैं वो सक्सेस में पार्ट थी, सब लोग आईएफएस तो मेन था। ओके ओके। अच्छा, तो एक लास्ट बता दो, वो रह गया, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट था? क्या मॉक टेस्ट ने कुछ रोल प्ले किया है इसमें, मार्क्स में, रैंक में, आपको लगता है? यस सर, मेरा इतना साल लगे मुझे नेट क्वालिफाई होने के, वो तो मुझे न्यू क्वेश्चन अप्रोच नहीं करता था, न्यू क्वेश्चन मुझे अप्रोच नहीं करना आता था। जब वो क्वेश्चन सामने आता तो मैं ब्लैंक हो जाती, यार इसे कैसे करना है। जब मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया तो हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आइडिया आती है मन में, हाँ एक क्वेश्चन ऐसे भी अप्रोच हो सकता है। मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंसेप्ट कितने भी क्लियर हो क्या हो, पर वो अप्लाई करना आना चाहिए क्वेश्चन पे, वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। आप मेहनत कितनी भी, हार्ड वर्क कितना भी करो, पर स्मार्ट वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है एचसीआईएसआर में। इसका मतलब आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क तो साथ में करना ही है, मॉक टेस्ट को इम्पोर्टेंस देना है, बहुत सारे बच्चे नहीं देते हैं, और उनको एनालाइज करना है, तभी तो आप थोड़ा सा उस माहौल में ढल पाएंगे, ताकि आप वहां से अच्छा कर पाएं। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा अंगारकी। आई होप एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। उम्मीद करते हैं कि आपसे किसी और ऐसे ही इंटरव्यू में मिलें जब आप कोई और ऐसा नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।